हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 4 है हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक 2 जो कम्प्लीटली बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पर। प्रोबेबिलिटी का वो पार्ट जो आप ऑलरेडी 11th-12th में पढ़ चुके हैं, तो इसीलिए मैं इस वीडियो में या इस यूनिट में अभी मैं वो पार्ट नहीं ले रही हूँ। मैं इस यूनिट के अंदर वो पार्ट कवर करूँगी जो आप लोगों के लिए न्यू टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले इसलिए मैंने इस यूनिट से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिया है रैंडम वेरिएबल। यहाँ से क्वेश्चंस आपके मिलते ही हैं या आगे के टॉपिक इस पर बेस्ड हैं, इससे कनेक्टेड हैं। तो इस यूनिट के अंदर जो हम कवर करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ कवर करेंगे रैंडम वेरिएबल, उसकी प्रॉपर्टी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। इसके बाद हमारे पास हमारे सिलेबस के 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं यूनिट 4 के, विच इज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड बायनोमियल के बाद आप पढ़ेंगे इसके अंदर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम यहाँ पर लेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा एग्जाम के अंदर इस पर बेस्ड 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। हो सकता है पॉइजन और नॉर्मल का मिल जाए क्वेश्चन तो 20 मार्क्स का ये मिल जाए, हो सकता है बायनोमियल पॉइजन मिल जाए। तो यहाँ से ये क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। और इसी यूनिट का एक आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है, दिस इज बेस्ड थ्योरम। ये प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड है, ये वही है जो आप लोग ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर जो हम यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं जो वो है रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि रैंडम वेरिएबल क्या है। A random variable is a real valued function whose domain is sample space of random experiment. Meaning random variable एक हमारे पास जो होते हैं ये real valued function होते हैं जिसका डोमेन एक सैंपल स्पेस है कि आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट लिया, उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो उसका डोमेन है। तो ये फंक्शन है सैंपल स्पेस से लेकर रियल लाइन पर या रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंसीडर किया, एक एग्जांपल लेते हैं, टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स। आपने कॉइन को 3 बार टॉस किया, टॉस ए कॉइन 3 टाइम्स। रैंडम वेरिएबल आपने डिफाइन किया इस तरीके से कि नंबर ऑफ टेल्स, ये मेरा रैंडम वेरिएबल को शो करता है। अब आप यहाँ पर किस तरह से काम करेंगे, देखिए आपने जो रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया है वो है नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स में और कॉइन को टॉस कर रहे हो आप 3 टाइम्स, तो सबसे पहले मैं इसका एक सैंपल स्पेस जनरेट करती हूँ कि सैंपल स्पेस में क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। तो देखिए सैंपल स्पेस में जो आपके पास पॉइंट हो सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट कि तीनों टॉस में हेड 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 आ जाए। नेक्स्ट में आपके पास हेड हेड टेल आ जाए, या फिर हेड टेल हेड आ जाए, या फिर आपके पास टेल आ जाए देन हेड हेड आ जाए। और क्या पॉसिबिलिटी है कि आपके पास हेड टेल टेल आ जाए। नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि टेल हेड टेल आ जाए, या फिर आपके पास हो सकता है टेल टेल हेड आ जाए, या नेक्स्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तीनों टॉस में आपके पास टेल आ जाए। ये आपके पास सारी पॉसिबिलिटी हैं सैंपल स्पेस की। अब यहाँ पर एक मैपिंग डिफाइन करते हैं। ये मैपिंग क्या कर रहा है, रैंडम वेरिएबल क्या है कि सैंपल स्पेस को रियल लाइन पर मैप करता है। तो आपने मान लीजिए ये एक रियल लाइन ले ली, इस रियल लाइन पर आपके पास एक पॉइंट है 0, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास 1, नेक्स्ट पॉइंट है 2, और नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है 3। ये आपने लाइन ली। देन इसके बाद अब आप जाते हैं, यहाँ पर आप लेते हैं कि अब आप इसकी मैपिंग कराते हैं। मैपिंग किस तरीके से करा रहे हैं, देखिए ये जो आपके पास हेड 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 है इसमें कोई टेल नहीं है, और कैपिटल एक्स मुझे दिखाता है नंबर ऑफ टेल, मीनिंग 0 टेल है। तो इसने इस पॉइंट को मैप कर दिया, किसके साथ मैप कर दिया, 0 के साथ मैप कर दिया इस पॉइंट को। इसके बाद पॉइंट आपके पास आते हैं हेड हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड। ये तीनों पॉइंट में नंबर ऑफ टेल आपके पास 1 है, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट आपके पास मैप कहाँ हो जाते हैं, 1 पर मैप हो जाते हैं। इसके बाद आता है हेड टेल टेल। अगर आप इन 3 पॉइंट्स को देखें, 3 पॉइंट में नंबर ऑफ टेल आपके पास 2 है, तो ये तीनों पॉइंट आपके पास मैप हो जाते हैं 2 पर। और एक आपके पास लास्ट वाला पॉइंट आता है टेल टेल टेल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टेल 3 है, तो ये आपके पास मैप हो जाता है 3 पर। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं, ये जो कैपिटल एक्स है रैंडम वेरिएबल क्या कर रहा है, ये असाइन कर रहा है एक न्यूमेरिक वैल्यू, असाइन ए न्यूमेरिक वैल्यू। किसको असाइन किया इसने न्यूमेरिक वैल्यू, असाइन ए न्यूमेरिक वैल्यू
to each outcome of sample space। तो इसका मीनिंग यहाँ पर आप देखें तो ये रैंडम वेरिएबल आपके पास आ जाते हैं, जैसे 0, 1, 2 एंड 3। इसने हर एक आउटकम को एक न्यूमेरिक वैल्यू को असाइन कर दिया। तो अगर आप यहाँ अपने सैंपल स्पेस को इस तरह से कैटेगराइज करें कि ये आपके पास सैंपल स्पेस बना था, दिस इज हेड हेड टेल, हेड टेल हेड एंड टेल हेड हेड। नेक्स्ट आपके पास था टेल टेल हेड एंड हेड टेल टेल एंड टेल हेड टेल एंड टेल टेल टेल। ये था सैंपल स्पेस। इस सैंपल स्पेस में आपने एक रैंडम वेरिएबल लिया था जो आपके पास था नंबर ऑफ टेल्स। तो कैपिटल एक्स को मैं अगर स्मॉल एक्स से डिनोट करती हूँ तो यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट आ गया, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3, मीनिंग नंबर ऑफ टेल्स। नंबर ऑफ टेल्स के बाद अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी में अगर आप देखते हैं, प्रोबेबिलिटी किसकी, कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल की। तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी अगर मैं 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्कस करूं तो इसका मीनिंग है कि मीनिंग नो टेल, इसका मीनिंग है कोई भी टेल आपको नहीं मिला, नो टेल। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या जनरल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस सैंपल स्पेस में एंड टोटल केस। अब देखें अगर इस तरह की नो टेल तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऐसा केस है, तो ये दिस इज 1 एंड टोटल केसेस आपके पास 8 हैं, तो दिस इज 1/8। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी अगर हम कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 1 मीनिंग नंबर ऑफ टेल इज 1 की बात करें तो ऐसे हमारे पास सैंपल स्पेस में टोटल 3 पॉइंट्स हैं, दिस इज 3/8 एंड p ऑफ x इक्वल्स टू 2, इसका मीनिंग नंबर ऑफ टेल 2, ऐसे 3 पॉइंट्स फिर से हमारे पास सैंपल स्पेस में है, दिस इज 3/8 एंड p x इक्वल्स टू 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी दिस इज 1/8। तो ये हमारे पास इस तरीके से एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन के आता है, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर आई थिंक अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि रैंडम वेरिएबल वर्क कैसे करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर हम देखें, अब हम लेते हैं कि हमारे पास टोटल कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल हैं, क्योंकि इसके आगे की डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इसी पर डिपेंड करते हैं। तो टोटल जो हमारे पास टाइप है वो 2 टाइप हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक हम पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या काम करते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो हमारे पास कैपिटल एक्स है वो रैंडम वेरिएबल था, हमने वैल्यू दी 0, 1, 2, 3 मीनिंग डिस्क्रीट नंबर्स हैं। तो रैंडम वेरिएबल एक ऐसे रैंडम वेरिएबल जो वैल्यू ले सकते हैं, कैन टेक काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज, कैन टेक काउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे कि अभी आपने यहाँ डिस्कस भी किया कि x की वैल्यू आपके पास एक रैंडम वेरिएबल कैपिटल X लिया, 0 थी, 1, 2, 3, 4, 5 डिस्क्रीट वैल्यूज हैं। और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की अगर हम बात करते हैं तो मीनिंग आप इसे कह सकते हैं कि कैन टेक एनी वैल्यू, कैन टेक एनी वैल्यू इन कंटिन्यूअस इंटरवल, इन कंटिन्यूअस इंटरवल। जैसे अगर मैं कह दूं कि जो रैंडम वेरिएबल है वो 1 और 2 के बीच कोई भी नंबर ले सकता है, तो ये जो रियल लाइन है ये 1 और 2, इस 1 और 2 के बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। इसका मीनिंग रैंडम वेरिएबल 1 और 2 के बीच का कोई भी नंबर यहाँ पर ले सकता है, तो दिस इज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो इस तरह से 2 तरह के रैंडम वेरिएबल हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के अंदर हम सबसे पहले बात कर रहे हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के अंदर आप यहाँ पर पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर आप लेते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन,
दिस इज PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। किस तरह से डिफाइंड है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन? आपने कहा कि लेट x1, x2, x3 up to xn be discrete random variable कैपिटल X एंड, और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी ले ली, लेट P1, P2, P3 अप टू Pn। ये क्या है आपके पास? बी प्रोबेबिलिटी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग? कॉरेस्पॉन्डिंग टू x1, x2, x3 जो भी आपके पास रैंडम वेरिएबल है अप टू xn रेस्पेक्टिवली। जैसे अभी मैंने यहाँ कंसिडर भी किया, रैंडम वेरिएबल थे 0, 1, 2, 3, तो प्रोबेबिलिटीज की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या थी? 1/8, 3/8, 3/8, 1/8। इसी तरह से मैंने यहाँ जनरल प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर ली कि आपके पास जनरल रैंडम वेरिएबल x1, x2, x3 अप टू xn है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी P1, P2, P3 अप टू Pn है। तो यहाँ पर इसमें एक प्रॉपर्टी है जो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आपके पास ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपके पास ये रही, जो भी आप यहाँ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में निकालते हैं। तो देन आप यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइंड करते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसे सिंपली हम कहें कैपिटल P से आप डिफाइन कर सकते हैं। कैपिटल X रैंडम वेरिएबल को शो करता है इक्वल्स टू xi मीनिंग x1, x2, x3। इन जनरल आप इसे इस तरह से भी दे देते हैं, कभी कभी सिंपली px लिखा होता है, या सिंपली कहीं पर p ऑफ xi, जहाँ दे दिया कि ये जो xi है, xi क्या है? ये डिस्क्रीट आपके पास वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, जहाँ पर i आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, अप टू सो ऑन है। और अगर कोई और वैल्यू है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ 0 दे दिया, 0 फॉर अदरवाइज केस, इस तरह से डिफाइन कर दिया। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन जाता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो डिस्क्रीट की बात करें, बस इसे नाम दे देते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जो सेटिस्फाई करता है दो प्रॉपर्टी हैं, सेटिस्फाइज टू प्रॉपर्टीज। अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे देन दिस इज प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, जो भी प्रोबेबिलिटी आप ले रहे हैं pxi should be greater than equals to 0, and second property, summation of pxi should be equals to 1। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जो मैंने अभी ऊपर डिस्कस किया। मैंने यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाया, प्रोबेबिलिटी मिली 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, ऑल प्रोबेबिलिटीज आर ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट कंडीशन मेरी यहाँ पर सेटिस्फाई। नेक्स्ट इज समेशन ऑफ पी आई, pxi। अगर आप इसका समेशन निकालें, सारे प्रोबेबिलिटी ऐड करें, 1/8 प्लस 3/8 प्लस 3/8 प्लस 1/8, तो टोटल आपके पास कितना आ जाएगा? दिस इज 8/8 मीनिंग 1। तो ये सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। तो इस तरीके से जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, अगर वो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है देन दिस फंक्शन इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, बट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। इसी तरीके से हम नेक्स्ट जो बात करते हैं वो आती है हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये आपको आइडिया तो क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जो रैंडम वेरिएबल हैं वो कंटिन्यूस इंटरवल के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ एक एग्जांपल दिया कि 1 और 2 रियल लाइन पर है, इनके बीच की कोई भी इनफाइनाइट नंबर्स हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। दिस इज कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर जो आप पढ़ते हैं दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और इसको हम कहते हैं इन शॉर्ट PDF, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, रैंडम वेरिएबल आपके पास अगर ये x है तो आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है a से b तक के बीच की प्रोबेबिलिटी। तो इसका मीनिंग है कि जहां पर आप अभी तक समेशन का यूज करते थे वो आप यूज करेंगे a से b। दिस इज fx dx
एफ एक्स ये जो आपके पास है यही आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, दिस इज, और ये क्या शो करता है, दिस इज एरिया, शो करेगा एरिया अंडर कर्व ऑफ एफ एक्स बिटवीन ए एंड बी। जैसे अगर मैं यहाँ बात करूँ कि ये आपके पास x रैंडम वेरिएबल है, ये आपके पास एफ एक्स, ये आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये आ गया, ये आपके पास है एफ एक्स, दिस इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। आपको देखनी है प्रोबेबिलिटी विच इज लाई बिटवीन ए टू बी, ये ए टू बी, इसके बीच की प्रोबेबिलिटी देखनी है। तो ये क्या प्रोबेबिलिटी शो करेगी, दिस इज, ये जो जितना ये एरिया कवर हुआ, ये जो एरिया कवर हुआ ए से बी के बीच में, ये जो एरिया है यही आपका प्रोबेबिलिटी को शो करेगा। तो इसलिए लिखते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स मीनिंग एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ एक्स बिटवीन ए एंड बी। और इसी जैसे हमने अभी प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पढ़ा कि वो दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता था, इसी तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन भी है जो सेटिस्फाई करती है दो प्रॉपर्टी को। तो इट सेटिस्फाइज टू प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास सेम वही कि जो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी आती है कि आपके पास जो इसका इंटीग्रेशन आप ले रहे हैं दिस इक्वल्स टू 1। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तब आप उस फंक्शन को कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इन केस ऑफ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए फंक्शन है, इफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड, इस तरीके से डिफाइंड किया गया बाय एफ एक्स इक्वल्स टू सी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स। अब x के बारे में उसने क्या कहा, वेयर x 0 टू इंफिनिटी। अब ये इंटरवल देखते ही पता चल गया कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ c। अब किस केस में वैल्यू ऑफ c बतानी है, विच चेंजेस एफ एक्स टू ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कहने का मीनिंग ये है c की वैल्यू बताओ अगर एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो अगर एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। हम ये दो कंडीशन पुट करेंगे और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन करने का ये पैटर्न रहेगा। तो देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या कर रहे हैं, आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो है सी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स, जहाँ पर उसने x पर ये कंडीशन अप्लाई कर दी। तो फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि इट विल सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन मीनिंग एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या इंप्लाइज करेगा, सी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये होना चाहिए। अब इसे होने के लिए अब आपको पता है कि ये जो ई रेज टू द पावर माइनस एक्स है ये ऑलवेज क्या रहेगा, ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहा किस इंटरवल में, 0 से लेकर इंफिनिटी तक, इस इंटरवल में पॉजिटिव है। अब अगर ये पॉजिटिव है और ये पूरा ही टर्म पॉजिटिव होना है तो कंडीशन सी पर क्या अप्लाई होगी, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा कि ये जो सी है ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ये पॉजिटिव होगा तभी ये कंप्लीट टर्म आपके पास पॉजिटिव आएगी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आएगी। तो सी पर एक कंडीशन मिल गई कि सी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसी तरीके से सेकेंड कंडीशन क्या कहती है, पीडीएफ की सेकेंड कंडीशन कहती है, तो सेकेंड कंडीशन है कि जो इंटीग्रेशन आप लेते हैं लिमिट्स के बीच में इसकी वैल्यू आपके पास 1 आनी चाहिए। अब हम अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमें जो रैंडम वेरिएबल दिया गया है उसकी लिमिट दी है 0 से इंफिनिटी, एफ एक्स हमें दिया गया है सी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका आंसर 1 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इस कंडीशन को पुट करके सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो इंटीग्रेट करते हैं, e raised to the power minus x का इंटीग्रेशन e raised to the power minus x over minus 1 and limit is 0 to infinity,
विच इज इक्वल्स टू 1। लिमिट हमने पुट करी, दिस इज c e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस का साइन, माइनस 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 प्लस 0 अगर आप लिमिट रखेंगे तो दिस इक्वल्स टू 1। e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0, ये आपके पास 0 में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई c इक्वल्स टू 1। तो c की वैल्यू 1 आ रही है, और यहाँ पर भी देखिए c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, और हमें c की वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो इसका मीनिंग, अगर ये फंक्शन जो हमें दिया गया है ये पीडीएफ है, तो उस कंडीशन में c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, शुड बी इक्वल्स टू 1 होना चाहिए। ये आपके पास इस क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग आंसर आता है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन हम और देखते हैं, ये तो मैंने कॉन्टिन्यूस का लिया, एक क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हम क्वेश्चन अगर लेके चलें, मान लीजिए यहाँ पर अब आपको दिया जाता है ए रैंडम वेरिएबल, क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि किसका है, कैपिटल X टेक्स वैल्यू 1 2 3 up to so on with PMF probability mass function with PMF उसने डिफाइंड कर दिया lambda raised to the power r over factorial r where r equals to 1 2 3 up to so on। क्वेश्चन में पूछा जाता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करो। तो जैसे हमने अभी c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए प्रीवियस क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज यूज करी, यहाँ पर हम पीएमएफ की प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। दोनों में सिर्फ डिफरेंस इतना है, कॉन्टिन्यूस में इंटीग्रेशन यूज करते हैं, डिस्क्रीट में समेशन यूज करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन में अब आप क्या देख रहे हैं कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी, समेशन ऑफ पी आई शुड बी इक्वल्स टू 1, ये होना चाहिए। अब हमें यहाँ पर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया गया है, दिस इज लैम्डा रेज टू द पावर r ओवर फैक्टोरियल r, डिस्क्रीट का केस है, तो हमने अप्लाई किया समेशन p ऑफ एक्स आई शुड बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पर आप इस समेशन को ओपन करें, अब समेशन की लिमिट देखिए कहाँ से कहाँ तक जाएंगी, रैंडम वेरिएबल 1 से स्टार्ट होता है अप टू इन्फिनिटी तक जाता है, तो आपने यहाँ i की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, समेशन को अगर हम ओपन करें तो px1 प्लस px2 प्लस px3 अप टू सो ऑन इक्वल्स टू 1। px1 की अगर वैल्यू निकालनी है तो इसमें r की वैल्यू आपने 1 रखा, तो ये वैल्यू आपके पास मिल जाती है, दिस इज लैम्डा अपॉन फैक्टोरियल 1, दिस इज लैम्डा स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस लैम्डा क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन शुड बी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पर देखिए ये एक सीरीज फॉर्म बनती है, सीरीज को आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी सीरीज बनेगी, इस सीरीज को आइडेंटिफाई करते हैं और इक्वेट करेंगे 1 के साथ। अब कुछ सीरीज आपको याद दिलाती हूँ, e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू सो ऑन। तो यहाँ x के प्लेस पर सिर्फ लैम्डा है और सीरीज की स्टार्टिंग यहाँ x से मतलब लैम्डा से की गई है, तो इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए मैंने इसमें 1 को ऐड कर दिया, दिस इज फैक्टोरियल 1, और इस सीरीज को मैंने एज इट इज लिख लिया, तो दोनों साइड मैंने एडिशन कर दिया 1 1 का, दिस इज 1 प्लस 1 1 और 1। तो देखिए ये जो आपके पास कंप्लीट सीरीज बनती है, ये जो सीरीज बन गई ये बन गई e रेज टू द पावर लैम्डा, दिस इज इक्वल्स टू 2, और रिक्वायर्ड है लैम्डा, तो आपने इसका एंटी लॉग, दिस इज log 2, ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस तरीके से देखिए आपने एक क्वेश्चन रैंडम का किया, एक क्वेश्चन आपने कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग किया, तो इस तरीके से आप दोनों प्रॉपर्टी का यूज करके इजीली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपको पीएमएफ दिया गया था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ये आपके पास ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ये है, तो आपने इजीली इसका यूज करते हुए सारी वैल्यू रखी, समेशन का यूज किया, सीरीज आइडेंटिफाई करी और लैम्डा की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। तो आई थिंक रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, दोनों की प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इसी में हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेते हैं, जो हम आगे भी यूज करेंगे डायरेक्टली कॉन्सेप्ट को, ये कॉन्सेप्ट है हमारा मीन एंड वेरिएंस।
मीन एंड वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। जितने फॉर्मूले अभी यहाँ पर आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, मीन, वेरिएंस, रैंडम वेरिएबल के, वो हमारे आगे के वीडियोस में कनेक्ट होते जाएंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों के फॉर्मूले या इनको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये आप बहुत इजीली निकाल सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक रैंडम वेरिएबल यूज़ किया। लेट कैपिटल एक्स बी रैंडम वेरिएबल। और कैसा रैंडम वेरिएबल ले लिया? डिस्क्रीट ले लिया है। तो कैपिटल एक्स की मान लीजिए मैंने वैल्यू लेट कर ली x1, x2, x3 अप टू xn। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली p1, p2, p3 अप टू pn। आपसे पूछा जाए फाइंड मीन फॉर दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीन कैसे निकालेंगे? जब हम प्रोबेबिलिटी पर काम करते हैं, देन मीन को हम यहाँ डिनोट करते हैं म्यू से, या हम इसे ये भी कहते हैं दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स। दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। कैसे निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू? फॉर्मूला है दिस इज p1 x1 p2 x2 प्लस p3 x3 अप टू pn xn। मीनिंग रैंडम वेरिएबल प्रोबेबिलिटी की मल्टीप्लाई करते जाइए। इन टर्म्स ऑफ समेशन हम लिख सकते हैं दिस इज पी आई एक्स आई, वेयर आई इक्वल्स टू 1 to n, जैसा मैंने लेट किया हुआ है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कैपिटल एक्स, दिस इज इक्वल्स टू समेशन पी आई एक्स आई इक्वल्स टू 1 to n, और वी कैन से दैट मीन और रिप्रेजेंटेड बाय मीन। तो इस तरीके से जहां पर ये सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जितनी भी है दिस इज इक्वल्स टू 1। आप जानते ही हैं कि प्रोबेबिलिटी का सम किसके इक्वल आता है? 1 के इक्वल आता है। इसी में एक चीज यहाँ पर और बता देती हूँ, ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट। थर्ड यूनिट में पढ़ा था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। रिवाइज करेंगे तो याद आ जाएगा। फर्स्ट मोमेंट अबाउट ऑरिजिन रिप्रेजेंट करता है मीन को, मीन है एक्सपेक्टेड वैल्यू, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द ऑरिजिन। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू द पावर आर निकालनी है, तो फिर वही सिंपल फॉर्मूला हो जाएगा समेशन पी आई एक्स आई रेज टू द पावर आर। पी एक्स लिया तो पी आई एक्स आई, एक्स रेज टू द पावर आर ले रही हूँ तो पी आई एक्स आई रेज टू द पावर आर। इसी को हम पढ़ते हैं दिस इज rth मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। यहाँ पावर 1 थी तो फर्स्ट मोमेंट, rth मोमेंट अबाउट ऑरिजिन। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे मीन के बाद वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए हम आते हैं कि वेरिएंस कैसे निकालेंगे। वेरिएंस मीनिंग सिग्मा स्क्वायर या स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम लेते हैं देन रूट ऑफ वेरिएंस लेते हैं। तो सबसे पहले वेरिएंस की बात करें तो वेरिएंस कैसे निकालते हैं? दिस इज समेशन पी आई, दिस इज एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला। या फिर आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इस चीज से देखिए, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, किसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू? x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस। यही मैंने आपको यहाँ लिखना भी सिखाया। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल रहे हैं तो कैसे निकाल रहे हैं? अगर इसी को देखें तो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर। अगर हम इसके समेशन को ओपन कर लेते हैं तो समेशन को ओपन करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। और जानते हैं आप लोग ये म्यू क्या है? अभी आपने पढ़ा म्यू इज कॉल्ड मीन। ये आपके पास है मीन।
अब यहाँ पर इन सारे फॉर्मूले को एक साथ कंबाइन करके अगर आप लिखें, वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर, which is also equals to summation pi xi माइनस म्यू का स्क्वायर। समेशन को अगर ओपन कर लें तो समेशन pi xi स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, और वी कैन से दैट इसको हम क्या कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x का स्क्वायर माइनस म्यू इज मीन, म्यू क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x है का होल स्क्वायर। हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आप इसमें कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। तो हम जो यूज करेंगे, ब्लॉक कर देती हूँ, मीन आप इजीली निकाल पाएंगे, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। और यहीं पर बता दूं कि अगर याद होगा थर्ड यूनिट में पढ़ा था, वेरिएंस बताया था, एक मोमेंट है, पर्टिकुलर मोमेंट जो वेरिएंस को डिनोट करता है। तो ये जो वेरिएंस है, दिस इज इक्वल्स टू म्यू टू। म्यू टू क्या है, मोमेंट अबाउट, दिस इज कॉल्ड मोमेंट अबाउट मीन। याद करिएगा, थर्ड यूनिट में आप लोगों ने इसे पढ़ा था। तो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आप यूज कर सकते हैं अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो आप इसका यूज इजीली कर सकते हैं। तो ये हमने जो भी यहाँ फॉर्मूले पढ़े, मीन का, वेरिएंस का, ये हम आगे के डिस्ट्रीब्यूशंस में यूज करेंगे इन्हीं फॉर्मूले का, और इन्हीं फॉर्मूले को यूज करते हुए आगे के बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम मीन और वेरिएंस के फॉर्मूले ड्राइव भी करेंगे। तो आई थिंक आज का आपको ये एक बेसिक सा लेक्चर, रैंडम वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज यूनिट 4 में लेक्चर नंबर 2, और जिसका हमारा आज का टॉपिक है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और हमारे सिलेबस में टोटल 3 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन हैं जो हमें अक्सर क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं और हमेशा आते ही हैं। इसमें से किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूशन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो इस वीडियो में मैं टॉपिक कवर कर रही हूँ वो है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और इस टॉपिक पे मेरे टोटल 2 वीडियो होंगे। तो फर्स्ट वीडियो आज मैं ले रही हूँ और सेकंड वीडियो एक और होगा जिसमें कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और कुछ प्रूफ्स होंगे। तो देखिए क्या है यहाँ पर बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए, जब हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था रैंडम वेरिएबल, जिसके हमने 2 टाइप पढ़े थे, एक डिस्क्रीट पढ़ा था, एक कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल पढ़ा था। इन्हीं वेरिएबल के बेस पर हमारे कुछ थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, और ये थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 2 टाइप से डिवाइड है। फर्स्ट इज डिस्क्रीट एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पर हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स का यूज करते हैं वहाँ हमारा डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। और इस टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन जो हम यहाँ पढ़ेंगे, जैसे कि आप यहाँ भी देखेंगे कि एक तो बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, नेक्स्ट हमारे पास पॉइजन आ जाएगा, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है। एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और होता है, दिस इज ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, एंड सो ऑन, और भी होते हैं। लेकिन जो आपके इंटरेस्ट का पार्ट है, जो आपके सिलेबस का पार्ट है, वो है बायनॉमियल एंड पॉइजन। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल। जहां हम यूज करते हैं वहां यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन लाइक जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और एक हम ये कह सकते हैं कि नॉर्मल के बाद जो हमारा आता है इसमें एक्सपोनेंशियल, दिस इज एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आता है। तो लेकिन जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट इज बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हम इसे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं या बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। बायनॉमियल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ हम सिर्फ 2 ही टर्म्स का यूज करेंगे। बायनॉमियल आप सब जानते हैं, बायनॉमियल एक्सपेंशन 2 ही टर्म पर डिपेंड होता है, जैसे a प्लस बी रेज टू दी पावर n लिखते हैं। उसी टाइप के कुछ सिमिलर टर्म्स आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, यहाँ पर आपके पास n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। आप ने जो मान लीजिए किसी एक्सपेरिमेंट में आपने n ट्रायल्स किए,
ये n ट्रायल्स इंडिपेंडेंट है। अब यहाँ पर या तो आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सक्सेस हुआ या फेलियर हुआ, दो ही कंडीशन बायनोमियल में होंगी। या तो आपको फेलियर मिलेगा या फेलियर मिलेगा या फिर आपको सक्सेस मिलेगी, मीनिंग या तो आपको एक्सेप्टेंस मिलेगा या रिजेक्शन मिलेगा, दो ही कंडीशंस हैं। तो जब आप कहते हैं सक्सेस या फेलियर, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आप अपने क्वेश्चन में लेके चलेंगे, डिनोट करेंगे P से, और Q से डिनोट करेंगे इट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। और ये जो आपके ट्रायल्स हैं वो आपके इंडिपेंडेंट ट्रायल्स रहेंगे। और हम सब जानते हैं P प्लस Q टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 होती है। अब हमने यहाँ एक कैपिटल X रैंडम वेरिएबल डिनोट किया। ये क्या डिनोट करता है कि आपके ट्रायल में नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी देने का तरीका, जैसे आप कहते हैं कि आपके पास टोटल 8 n ट्रायल्स हैं और आप इसमें से कह रहे हैं कि आपके पास जो सक्सेस मिली सिर्फ एक सक्सेस मिली, तो आप इसे किस तरह से डिनोट कर रहे हैं, Px इक्वल्स टू 1। तो इन जनरल Px इक्वल्स टू R, मीनिंग R सक्सेस के कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ बायनोमियल क्या होगा, दिस इज NCR, meaning n is number of trial, R success, P is a probability of success raised to the power R, Q is a probability of failure raised to the power n minus R, where R varies from 0, 1, 2 up to n, क्योंकि हमारे पास टोटल ट्रायल कितने हैं, n है। तो P आपके पास जो डिनोट करता है, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, एंड Q डिनोट आपके पास करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। तो आप इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर यही मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आपने एक जनरल फॉर्मूला लिख लिया इन आर के फॉर्म्स में, कभी कभी हम इसे पी आर भी पढ़ते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पी आर, मीनिंग आर सक्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग। अगर हम यहीं पर आर की वैल्यू 0 रख दें, मीनिंग हमें कोई सक्सेस नहीं मिली, 0 सक्सेस के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या फॉर्मूला होगा, तो इस फॉर्मूले में आर के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 आ गया, सो NC0 P रेज टू द पावर R, मीनिंग P रेज टू द पावर 0, Q रेज टू द पावर n। अगर हम कह रहे हैं x इक्वल्स टू 1 ले लिया, मीनिंग हमारे पास 1 सक्सेस मिला, तो यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया NC1 P रेज टू द पावर 1, Q रेज टू द पावर n माइनस 1 अप टू सो ऑन। और n ट्रायल्स में n सक्सेस मिले, तो NCN P रेज टू द पावर n, फेलियर तो कुछ था ही नहीं, सो Q रेज टू द पावर 0। तो अगर आप इन कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखें, तो ये जो आपके पास कोफिशिएंट्स हैं, ये कोफिशिएंट बायनोमियल एक्सप्रेशन के कोफिशिएंट है, बायनोमियल एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स हैं, या बायनोमियल एक्सपेंशन की कुछ सक्सेसिव टर्म्स हैं। तो अगर हम इन टर्म्स को ध्यान से देख रहे हैं, दीज आर कोफिशिएंट ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन। फर्स्ट टर्म NC0 Q रेज टू द पावर n है, सेकेंड टर्म NC1 Q रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू P है। सो दिस इज बायनोमियल एक्सपेंशन किसका, Q प्लस P रेज टू द पावर n का। देखिए सिर्फ यहाँ दो टर्म यूज कर रहे हैं, इसलिए बायनोमियल कह सकते हैं, या बायनोमियल एक्सपेंशन की तरह से यूज कर रहे हैं। सो Q प्लस P रेज टू द पावर n, इट्स अ बायनोमियल एक्सपेंशन। तो इसीलिए इसका नाम है बायनोमियल एक्सपेंशन या बर्नौली एक्सपेंशन, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। तो दोनों नाम आपको पता होने चाहिए, बायनोमियल और बर्नौली। अब इसके बाद आता है कि हमारे पास यहाँ जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये जो आपके पास नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, ये एक तो फाइनाइट होने चाहिए, और जितने भी ट्रायल्स हैं वो आपके पास इंडिपेंडेंट होने चाहिए। और जो आपके पास ट्रायल है, जो आप हर ट्रायल कर रहे हैं, वहाँ दो ही पॉसिबिलिटी होंगी, या तो सक्सेस होगा या फेलियर होगा, और इसके बाद और कोई पॉसिबिलिटी आपके पास यहाँ नहीं होती। तो इन सब कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए ही आप बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अब आता है कि हम यहाँ पर एक रिकरेंस रिलेशन पढ़ते हैं, इस रिलेशन को हम डायरेक्टली लर्न कर सकते हैं। दिस इज PR प्लस 1 इक्वल्स टू n माइनस R ओवर R प्लस 1 P अपॉन Q PR। अब यहाँ पर सब चीजें ऑलरेडी क्लियर हैं, वेयर n क्या है, n आपके पास ट्रायल्स हैं, जो आपने टोटल ट्रायल्स लिए, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, Q प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, एंड R जो भी हमसे पूछा जाएगा, दिस इज R प्लस 1। रिकरेंस का मीनिंग क्या है, रिकरेंस रिलेशन हम कह रहे हैं, मीनिंग अगर आपको पहले वाले प्रीवियस की
आपको प्रोबेबिलिटी पता है तो नेक्स्ट आने वाले की प्रोबेबिलिटी आप बता सकते हो। अगर मुझे ये PR+1 निकालना है तो मुझे सबसे पहले PR पता होना चाहिए। इसका मीनिंग, सिंपल सा मीनिंग है कि अगर मुझे P1 फाइंड आउट करना है तो मेरे पास P0 नोन होना चाहिए। P0 की अगर मेरे पास वैल्यू है तो मैं P0 की हेल्प से P1 फाइंड आउट कर सकती हूँ। और अगर मेरे पास P1 की वैल्यू आ गई तो P1 की हेल्प से आप P2 फाइंड आउट कर सकते हैं। देन P2 की हेल्प से आप P3 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हम इसकी हेल्प से सक्सेसिवली हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर पाते हैं, इसीलिए हम इसे रिकरेंस रिलेशन पढ़ते हैं। सो PR+1 इन टर्म्स ऑफ PR। अब आता है जो इसमें इंपॉर्टेंट आता है, व्हाट इज द मीन एंड व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। इन दोनों का प्रूफ मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ इसके फॉर्मूले आपको बता रही हूँ कि देखिए जो आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बायनॉमियल में पढ़ रहे हैं, फॉर्मूला लगा रहे हैं NCR P⁻⁻r Q⁻n−r। तो बायनॉमियल में जो मीन है आप हमेशा इसे डिनोट करते हैं म्यू से, और इस मीन की वैल्यू बायनोमियल में आती है, दिस इज इक्वल्स टू NP, वेयर N नंबर ऑफ ट्रायल्स, ये आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा, एंड Q इज प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। दोनों की मल्टीप्लाई करके ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दे देगा। अब इसके बाद हम लेते हैं वेरिएंस, मीनिंग सिग्मा स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास बायनोमियल में आती है, दिस इज NPQ। N आपको पता है ट्रायल्स है, P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, एंड Q प्रोबेबिलिटी ऑफ आपके पास फेलियर है। तीनों की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से आपको वेरिएंस मिल जाएगा। और अगर क्वेश्चन में आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो दिस इज रूट ऑफ वेरिएंस, मीनिंग √NPQ। इसका प्रूफ हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। अब हम इसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जो हमारे एग्जाम्पल्स दोनों वीडियो में लूंगी, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों वीडियो के एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं और इनकी हेल्प से आप इसके बाद कोई भी क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। और जो जितने भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ ले रहे हैं ये सब हमारे कभी ना कभी किसी AKTU एग्जाम में पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, कमेंट ऑन फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। उसने पहले ही कह दिया कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग आपको इस पर कमेंट करना है। वेयर मीन इज 6, मीनिंग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन की वैल्यू आपको 6 दी है एंड वेरिएंस इज 9। तो हम सब जानते हैं कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास जो मीन का फॉर्मूला है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप ले लें तो इसमें जब आप मीन की बात करते हैं, मीन आप लेते हैं दिस इज इक्वल्स टू NP, और ये इसने आपको प्रोवाइड करा दिया है 6, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और सेकंड में उसने आपको वेरिएंस प्रोवाइड कराया है, तो वेरिएंस की वैल्यू दिस इज NPQ और ये आपके पास है वैल्यू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हमें जो इंफॉर्मेशन मिल सकती है वो इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए NP की वैल्यू 6 है बाय फर्स्ट इक्वेशन, तो यहाँ आपने पुट किया 6 इंटू Q इक्वल्स टू 9, यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाती है दिस इज Q 9/6, 9/6 मीनिंग 3/2 एंड 3/2 इज 1.5 और Q मेरे पास डिनोट करता है दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। आप सब जानते हैं कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1.5 ग्रेटर देन 1 नहीं होती, हमेशा प्रोबेबिलिटी आपको लेस देन इक्वल्स टू 1 ही मिलेगी। तो 1.5 पॉसिबल ही नहीं है, 1.5 ये ग्रेटर देन 1 है तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मीनिंग ये जो आपको स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, दिस इज फॉल्स, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब हम आते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन पर। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डाई इज थ्रोन 5 टाइम्स, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स इसके अंदर आपके पास है 5। इफ गेटिंग ऑड नंबर इज सक्सेस, अगर ऑड नंबर आ गया तो सक्सेस है। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 4 सक्सेस।
उसने कहा एटलीस्ट 4 सक्सेस, हाईलाइट करती हूँ, एटलीस्ट 4 सक्सेस। यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि जब हम एक ट्रायल ले रहे हैं, सिंगल ट्रायल ले रहे हैं, तो ऑड नंबर आने की या हमारे सक्सेस होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब आप एक किसी डाई को थ्रो करते हैं तो आपके पास जो सैंपल स्पेस बनता है, ये सैंपल स्पेस में एक डाई के 6 फेजेस हैं, या तो 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, 5 होगा या 6 होगा। अब उसने कहा अगर ऑड नंबर आ गया तो सक्सेस है। तो यहाँ पर जो हमारे पास फेवरेबल केसेस हैं, जो हमारे सक्सेस को दिखाते हैं, ऑड नंबर मीनिंग या तो 1 मिले, 3 मिले या हमें 5 मिले, ऐसे हमारे पास टोटल 3 केसेस हैं जो फेवरेबल केसेस हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ऑड नंबर, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल केसेस आपके पास। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इज 3 and divided by total cases is 6, so probability is 1/2। तो हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, दिस इज 1/2। और ये सब जानते हैं कि p प्लस q की वैल्यू ऑलवेज 1 है। अगर p हाफ है देन q फेलियर की सक्सेस, फेलियर की कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी आ गई, ये भी आपके पास आ जाती है 1/2। तो एक सिंगल ट्रायल के लिए आपने प्रोबेबिलिटी p और q फाइंड आउट किए। टोटल ट्रायल 5 हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूव करेंगे। उसने कहा एटलीस्ट 4 टाइम्स, एटलीस्ट 4 सक्सेस तो हो, कम से कम 4 हो। तो कम से कम 4 में 5 भी पॉसिबल है, कम से कम 4 तो है ही बट 5 भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर जो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी, तो प्रोबेबिलिटी वो आपसे कह रहा है कि जो आपके पास रैंडम वेरिएबल है वो कम से कम 4 हो, तो विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, मीनिंग 4 तो हो ही x इक्वल्स टू 4 के लिए, बट 5 भी हो सकता है x इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर आपने दोनों केसेस में प्रोबेबिलिटी ली। फर्स्ट बायनोमियल के कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्मूला आपने अप्लाई किया, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हुए, दिस इज NCR p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r। ये फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं यहाँ पर निकालने के लिए। तो देखिए p x equals to 4, number of trials is 5, this is 5, c r की वैल्यू 4, this is 4, and p आपके पास आ गया 1/2 raised to the power r meaning 4, and q is half raised to the power n minus r meaning 5 minus 4, plus next probability number of trials is 5, success be 5, this is 5c5, and p is half raised to the power r meaning 5, and q raised to the power n minus r 5 minus 5। तो आपके पास अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो आपको यहाँ से मिलेगा 1/2 रेज टू द पावर 4 एंड 1/2 रेज टू द पावर 1, टोटल हो गया 1/2 रेज टू द पावर 5। ये आपने कॉमन किया, दिस इज 5c4 प्लस 5c5। अब यहाँ पर आप सब लोग जानते हैं कि NCR कैसे निकाला जाता है। NCR की वैल्यू, दिस इज फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r। तो इसकी हेल्प से आप इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं। सो 1/2 रेज टू द पावर 5, 5c4, दिस इज इक्वल्स टू 5c1, वैल्यू इज 5, 5c5, वैल्यू इज 1, तो दिस इज 6/2 रेज टू द पावर 5। सिंप्लीफाई कर लें तो आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएगा, दिस इज 3/16। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाती है एटलीस्ट 4 के कॉरस्पॉन्डिंग। इस तरीके से आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर हमने बायनोमियल का यूज किस तरीके से किया है। एक एग्जाम्पल हम इसका और देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में है ए बायनोमियल वेरिएबल कैपिटल X। उसने बायनोमियल की बात कर दी है, मीनिंग सारे क्वेश्चन बायनोमियल फॉर्मूला जितना लगेगा बायनोमियल का अप्लाई होगा। बायनोमियल वेरिएबल कैपिटल X satisfy the relation 9p x equals to 4 equals to p x equals to 2 where n is 6, मीनिंग जो ट्रायल्स हैं वो आपके पास दिए गए हैं 6। फाइंड द वैल्यू पैरामीटर p जो डिनोट करता है
probability of success and also find px equals to 1. तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर इसका बायनोमियल की बात की तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला लेते हैं px equals to r. This is equals to NCR p raised to the power r q raised to the power n minus r. अब उसने जो कहा उसके अकॉर्डिंग मूव करते हैं. उसने कहा पी एक्स इक्वल्स टू 4 पुट कर दीजिए, जहां एन की वैल्यू उसने प्रोवाइड करा दी 6. ये एन की वैल्यू 6 आ गई. यहाँ पर आपने एन की वैल्यू 6 पुट करी और आर की वैल्यू 4 उसने दे दी. सो पी रेज टू द पावर 4 एंड क्यू रेज टू द पावर 6 माइनस 4. तो ये आपके पास बन गया 6c4 p रेज टू द पावर 4 क्यू स्क्वायर. नेक्स्ट उसने कहा पी एक्स इक्वल्स टू 2, तो हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं. पी एक्स इक्वल्स टू 2, सो 6c2 p रेज टू द पावर 2 एंड q रेज टू द पावर 6 माइनस 2. सो 6c2 p स्क्वायर एंड q रेज टू द पावर 4. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन में हम अपनी वैल्यू पुट करते हैं. तो जो हमें गिवन रिलेशन दिया गया है दिस इज 9 probability at x equals to 4 equals to probability at x equals to 2. So this is equals to 9. Probability at x equals to 4 is 6c4 p raised to the power 4 into q square equals to 6c2 p square q raised to the power 4. अब जिस तरीके से एक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उस तरीके से आप यहाँ पर अपनी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. जो टर्म कैंसिल होती है उस टर्म को आप यहाँ पर कैंसिल करें और वैल्यू फाइंड आउट करें. और एक चीज का ध्यान रखें कि ऑलवेज p प्लस क्यू हमेशा आप क्या कंसिडर करके चलते हैं, 1 लेते हैं. तो यहाँ पर देखिए आपके पास p स्क्वायर से ये पावर 2, q स्क्वायर से ये पावर रह गई रिमेनिंग 2. तो आपके पास एक रिलेशन आ जाता है दिस इज 9 6c4 इक्वल्स टू और रिमेनिंग पावर यहाँ से p स्क्वायर इक्वल्स टू 6c2 इंटू क्यू स्क्वायर. ये आपके पास वैल्यू मिलती है. अब हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं. सबसे पहले 6c4 क्या होगा आपके पास और 6c2 की क्या वैल्यू होगी. तो 6c4 की वैल्यू निकालने के लिए हम किस तरह से वैल्यू निकाल सकते हैं 6c4 की. देखिए 6c4 को आप लिख सकते हैं 6c2. तो वैल्यू आपके पास आ गई 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 मीनिंग 2. ये आपके पास आ जाता है दिस इज इक्वल्स टू 15. और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 6c4 किसके इक्वल होगा 6c2 के होगा. चाहे तो मैं इसको डायरेक्टली कैंसिल भी कर सकती हूँ क्योंकि हम इससे जानते हैं NCR इक्वल्स टू होता है NCN माइनस R. इस रिलेशन का यूज करते ही मैंने लिखा है 6c4 इक्वल्स टू 6c2. तो देखिए मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली कैंसिल करके 6c4 6c2 कैंसिल हो गए. तो आपके पास एक रिलेशन आ गया 9p स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर. एक सिंपल सा रिलेशन फॉर्म हो गया. अब इस रिलेशन की हेल्प से हमें क्या निकालना है. क्वेश्चन में पूछा उसने p. तो अगर उसने क्वेश्चन में p पूछा है इसका मीनिंग मुझे q को एलिमिनेट करना है और q को एलिमिनेट हम इसकी हेल्प से करेंगे. तो हमने q की वैल्यू क्या पुट करने जा रहे हैं q इक्वल्स टू 1 माइनस p. ये हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं. तो यहाँ से हम अपनी एक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं. दिस इज 9p स्क्वायर इक्वल्स टू q स्क्वायर मीनिंग 1 माइनस p का होल स्क्वायर. ओपन करते हैं इसे. दिस इज 9p स्क्वायर माइनस इसे मैंने कर दिया 1 माइनस p का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रही हूँ. सो दिस इज 9p स्क्वायर माइनस होल स्क्वायर ओपन किया 1 प्लस p स्क्वायर माइनस का 2p इक्वल्स टू 0. और ये मेरे पास अब इक्वेशन बनती है. दिस इज 9p स्क्वायर माइनस 1 माइनस p स्क्वायर प्लस 2p इक्वल्स टू 0. सो इक्वेशन विल बी 8p स्क्वायर प्लस 2p माइनस 1 इक्वल्स टू 0. दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मुझे यहाँ से वैल्यू मिल सकती है इजिली p की. तो या तो आप इसे फैक्टराइज कर लीजिए या कैलकुलेटर से आप इसकी डायरेक्टली वैल्यू भी देख सकते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या आएंगे या इसके रूट्स क्या आएंगे. तो अगर आप इसके फैक्टर कर लें तो ये जो आपको इसके फैक्टर मिलेंगे ये फैक्टर आपके पास आ जाएंगे. दिस इज 4p माइनस 1 एंड 2p प्लस 1.
ये इसके फैक्टर आ गए, दिस इज इक्वल्स टू 0. सो p इक्वल्स टू 1/4 एंड p इक्वल्स टू -1/2. अब हम जानते हैं p पैरामीटर तो है, बट p डिनोट किसको करता है? p डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी को, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होगी, तो ये ऑप्शन तो आपके पास कैंसिल हो गया. सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड आंसर है वो आपके पास आ गया 1/4. तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4. तो क्वेश्चन में देखिए हमने p वैल्यू फाइंड आउट कर ली. अब वो कहता है इस क्वेश्चन में निकालिए p x इक्वल्स टू 1 पर, मीनिंग प्रोबेबिलिटी पूछ ली है. व्हेन x इक्वल्स टू 1, तो हमने फिर से अपना फॉर्मूला बायनोमियल का यूज किया, NCR p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r. अब इसने हमें ट्रायल्स कितने दिए हैं? देखिए ट्रायल्स उसने दिए हैं 6, तो आपने यहाँ पर पुट किया 6c. x की वैल्यू उसने कहा 1, p आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज 1/4. अगर p 1/4 है तो इसकी हेल्प से आपने q निकाल लिया, दिस इज 1 माइनस p, मीनिंग 1 माइनस 1/4, दिस इज 3/4, और ये वैल्यू पुट कर दी, दिस इज 3/4 रेज टू द पावर 5. ये आपके पास वैल्यू आ गई. अब 6c1 इज 6 इंटू 1/4, 3 रेज टू द पावर 5 ओवर 4 रेज टू द पावर 5. सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा बहुत इजीली, 0.3559. ये प्रोबेबिलिटी आ जाती है कॉरस्पॉन्डिंग टू 1. सो दिस इज रिक्वायर्ड आंसर. तो आई थिंक ये समझ गए होंगे आप कि बायनोमियल से आप किस तरीके से इजीली प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, और क्वेश्चन देखकर समझ में आ जाता है कि ये क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड है. अब इसके और जितने टाइप के क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, और आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन ये रहा, इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करिएगा. इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग टारगेट इज 10%, प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी दे दी है 10%, एंड 10 शॉट्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, 10 शॉट्स आर फायर्ड, नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट हिट्स एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट वंस के लिए पूछा है. तो क्वेश्चन को उसी के अकॉर्डिंग अटेम्प्ट करेंगे और आंसर आपका ये आना चाहिए. आई थिंक इतना पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा. तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ प्रूफ्स लेंगे और आगे के कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे बायनोमियल के. Thank you very much. हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं नेक्स्ट इसी का पार्ट, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सेकंड पार्ट, और इस सेकंड पार्ट में हम कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे. तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं एन ट्रायल्स के लिए, प्रोबेबिलिटी p for random variable x equals to r, this is equals to NCR, meaning r क्या है? r number of success, p raised to the power r and q raised to the power n minus r, जहाँ p डिनोट करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है एंड q डिनोट करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है. और आपके पास यहाँ जो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं वो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं n, जिसमें से n ट्रायल में से r ट्रायल आपके सक्सेस हुए हैं, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. अब इसी पे बेस हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. कुछ एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए हैं, कुछ और एग्जांपल ले रहे हैं. फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, फिट ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द डेटा. इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं. दिस इज थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोबेबिलिटी का, जिसमें आपको डेटा दे दिया गया है और उस डेटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर बायनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूट करनी है. अब यहाँ जो डेटा दिया है इसमें ना तो आपको कोई प्रोबेबिलिटी दी गई है, सिंपली डेटा है जिसमें x और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, मतलब कितने बार रिपीटिशन, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग रिपीटिशन होता है. इस डेटा के अकॉर्डिंग आप काम करेंगे. तो हमने जब लास्ट लेक्चर में पढ़ा तो हमने वहाँ पर दो फॉर्मूले पढ़े थे. क्या फॉर्मूले पढ़े थे कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है, जिसे आप म्यू से डिनोट करते हैं, ये मीन की वैल्यू होती है, दिस इज इक्वल्स टू NP, मीनिंग मीन की वैल्यू हम अपने इस डेटा से फाइंड आउट कर सकते हैं. और डेटा की हेल्प से, जैसे आप यूजुअली फाइंड आउट करते हैं, आपने इससे पहले भी थर्ड यूनिट में फाइंड आउट की है, तो हम इस x और f की हेल्प से मीन फाइंड आउट करेंगे गिवन डेटा का, और मीन को इक्वेट करेंगे हम NP के साथ. यहाँ से हमें
P की वैल्यू, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की वैल्यू मिल जाएगी और उसके हेल्प से हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम एक टेबल फॉर्म करते हैं x और f। क्वेश्चन में देखिए x आपको गिवन है 0, 1, 2, 3, 4 और f आपके पास जो गिवन है, ये f की वैल्यू है आपके पास, दिस इज 24, 41, 28 एंड 5 एंड 2। x और f गिवन है, तो मीन का कि जो फॉर्मूला होगा, मीन का फॉर्मूला होगा समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो इसी को हम लिख सकते हैं समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। एफ एक्स का हम वैल्यू निकाल लेते हैं, दोनों कॉलम की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दिस इज 0, 41, 56, 15 एंड 8। समेशन फाइंड आउट करते हैं। सो समेशन एफ की वैल्यू आपके पास आ जाती है 100 एंड समेशन एफ एक्स ये आपके पास आ गया 115। तो इसकी हेल्प से हमारे पास जो म्यू की वैल्यू है, दिस इज 115 डिवाइडेड बाय 100 और ये वैल्यू आ गई 1.15। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आपके पास आ गया मीन। मीन जो आपने निकाला है, तो देखा जाए हमारे पास जो ग्रुप है वो टोटल 100 का ग्रुप है और 100 के ग्रुप में से एक्स जो आपको दिखाता है कि कोई भी ट्रायल नहीं हुआ, ऐसे 24 है 100 में से, एक ट्रायल हुआ है, ऐसे 41 है 100 के ग्रुप में से। तो टोटल जो हमारे यहाँ पर जो टोटल ट्रायल्स हैं वो टोटल 4 हैं। तो इस क्वेश्चन में एन की वैल्यू जो आप ले रहे हैं वो 4 ले रहे हैं। बहुत से बच्चे यहाँ पर एन की वैल्यू 5 ले लेते हैं, एन की वैल्यू 4 है। जो 0 का मीनिंग है, मीनिंग यहाँ कोई ट्रायल ही नहीं हुआ, तो जो टोटल ट्रायल है वो आपके पास 4 है। वैल्यू पुट करते हैं, म्यू इक्वल्स टू एन पी। तो म्यू आपके पास आ गया 1.15 इक्वल्स टू एन पी 4 इंटू पी। सो पी की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली 1.15 डिवाइडेड बाय 4। 1.15 डिवाइडेड बाय 4 कर रहे हैं, तो ये आपके पास जो नियर अबाउट वैल्यू आ जाएगी, मीनिंग 0.2875 नियर अबाउट ये वैल्यू आ गई। तो अप्रॉक्सीमेट अगर मैं इसको 0.3 कंसिडर कर लूँ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मेरे पास आ जाता है 0.3। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.3 है, तो क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, दिस इज 0.7, ये आपके पास बन गया 0.7। अब आपको लिखना है कि फिट ए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू द डेटा। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे देते हैं, बायनोमियल एक्सपेंशन के फॉर्म में देते हैं। और यहाँ पर जो आपके पास टोटल ग्रुप है वो 100 का है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पर आप यूज करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर डेटा इज गिवन बाय, टोटल ट्रायल मेरे पास 4 हुए हैं, तो यहाँ पर हम लिखते हैं Q प्लस P रेज टू द पावर n, और जो टोटल मेरे पास डेटा है वो n है, n इज 100। तो आपके पास ये जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा बनता है, दिस इज 100, Q इज 0.7 प्लस 0.3 रेज टू द पावर 4। इसकी हेल्प से आप इजीली बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस इम्पॉर्टेंट यही था बताना कि जो ये फ्रीक्वेंसी है शो करती है कि टोटल 100 का ग्रुप है, और जब भी हम इस तरह के ग्रुप की बात करते हैं तो कैपिटल एन से मल्टीप्लाई करते हैं। इसी में हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और कंसिडर करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये भी इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है बायनोमियल का। इन 800 families with 5 children each, how many families would be expected to have 3 boys, 2 girls, 2 boys, 3 girls, no girl, at most 2 girls? Assume probability for boy and girl will be equal. देखिए फिर से यहाँ एक ग्रुप दे दिया, 800 फैमिली का ग्रुप दे दिया, तो मीनिंग जो हम यहाँ प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं उसमें हम कैपिटल एन मीनिंग 800 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये एन की वैल्यू 800 है, 800 फैमिलीज हैं, तो किसी एक फैमिली के अकॉर्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और 800 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए हम क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं, इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ जो कैपिटल एन 800 फैमिलीज का ग्रुप है, ये आपके पास दिस इम्पॉर्टेंट डेटा। अब उसने कहा बॉय और गर्ल की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, तो हम यहाँ पर लेके चलते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर बॉय,
दिस इज हाफ, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल ये भी आपके पास है हाफ, दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। सो फर्स्ट हम यहाँ पर जो हमें कहा गया है, फर्स्ट उसने कहा 3 बॉयज एंड 2 गर्ल, तो हम यहाँ बॉय होने की को सक्सेस मान लेते हैं और पी स्मॉल पी से डिनोट कर लेते हैं, और प्रोबेबिलिटी फॉर गर्ल को हम क्यू से डिनोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी फॉर 3 बॉय 2 गर्ल, दिस इज इक्वल्स टू, हम इसे लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर आर की वैल्यू हम 3 बॉय ले रहे हैं, दिस इज एन सी आर p रेज टू द पावर r q रेज टू द पावर n माइनस r, इसे हमने q लेट कर लिया, इसे हमने p लेट कर लिया। सो दिस इज इक्वल्स टू n टोटल 5 c 3 half raised to the power 3 and half raised to the power 2, this is 5c3 1 upon 2 raised to the power 5। सिंप्लीफाई करते हैं, तो 5c3 का अगर आप ओपन कर लें तो 5c3 5 4 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5। सिंप्लीफाई करने के बाद ये आपको वैल्यू मिल जाएगी, दिस इज 5/16। सो प्रोबेबिलिटी आपके पास ये आ गई 5/16 किसी एक फैमिली के लिए, और आप इसे टोटल n से मल्टीप्लाई कर दें, n इंटू पी r इक्वल्स टू 3। सो आंसर आपको मिल जाएगा 800 इंटू 5/16, दिस इज आंसर इज 250 फैमिलीज। अब हम आते हैं, देखिए सेकंड में हमसे कहा गया से 2 बॉय 3 गर्ल, 2 बॉय 3 गर्ल सेकंड पार्ट में हम लें तो प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है 2 बॉय एंड 3 गर्ल के कॉरेस्पॉन्डिंग। सो प्रोबेबिलिटी फॉर r इक्वल्स टू 2, सो 5c2 फॉर बॉय हाफ, power half, for girl is also half and is power 3, this is 5c2 1 upon 2 raised to the power 5। 5c2 को ओपन करते हैं, this is 5c2 5 into 4 over factorial 2, say this is 2 and 1 upon 2 raised to the power 5, this is 5/16। सो अगेन हमारे पास आंसर आएगा हाउ मैनी फैमिलीज, सो 800 into 5/16, this is again 250 families। अब हमारे पास क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है नो गर्ल, मीनिंग ऑल चिल्ड्रन विल बी बॉय, नो गर्ल। तो अब आपके पास थर्ड में आप क्या ले रहे हैं, प्रोबेबिलिटी फॉर नो गर्ल, मीनिंग all are boys, so r equals to 5, r equals to 5, again फॉर्मूला लगाया 5c5 1 upon 2 raised to the power 5 and for girl this raised to the power 0, 5c5 is 1 1 upon 2 raised to the power 5। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 1/2 raised to the power 5। अब आपको निकालना है हाउ मेनी फैमिलीज, सो कैपिटल N इंटू P, r equals to 5, n is 800, 1 upon 2 raised to the power 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज 50/2 मीनिंग 25 फैमिलीज। क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट पर आते हैं। क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट आपसे कहा गया एटमोस्ट 2 गर्ल, मीनिंग ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल हो सकती हैं, एटमोस्ट 2। एटमोस्ट 2 के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी फॉर एटमोस्ट 2 गर्ल, ये फाइंड आउट करना है, मीनिंग एटमोस्ट 2 गर्ल
ज़्यादा से ज़्यादा 2, तो मीनिंग आप क्या ले सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है? एट मोस्ट 2 के लिए कह रहे हैं कि ऑल चिल्ड्रन विल बी बॉय, मीनिंग 5 बॉय, या 4 बॉय 1 गर्ल, 3 बॉय 2 गर्ल, एट मोस्ट 2 कहा, तो ये तीनों केसेस आप यहाँ पर कंसीडर करेंगे, एट मोस्ट 2 गर्ल या एट लीस्ट 3 बॉय। एट मोस्ट 2 गर्ल कहें या हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी फॉर एट लीस्ट 3 बॉय, एट लीस्ट 3 बॉय, 3 4 5 बॉय, या हम कहें प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 2 गर्ल। तो यहाँ पर जो हम केसेस बनाते हैं, फर्स्ट हमने ले लिया r इक्वल्स टू 5, ऑल आर बॉयज, प्लस प्रोबेबिलिटी फॉर 4 बॉयज and probability for 3 boys. So probability equals to 5c5 1 upon 2 raised to the power 5, 1 upon 2 raised to the power 0. PR equals to 4, meaning 5c4 1 upon 2 raised to the power 4, 1 upon 2 raised to the power 1. R equals to 3 के corresponding, so plus 5c3 1 upon 2 raised to the power 3 and 1 upon 2 raised to the power 2. सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखिए सब में से एक टर्म कॉमन है 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5, ये आपने कॉमन लिया। रिमेनिंग टर्म आपको क्या मिलेगी? रिमेनिंग टर्म आपको मिलेगी दिस इज 5c3 5c4 प्लस दिस इज 5c5 5c4 एंड 5c3। सो 1 अपॉन 2 रेज टू द पावर 5, 5c5 इज 1, 5c4 5c4 की वैल्यू 5c1 के इक्वल होगी, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाती है दिस इज 5 एंड 5c3। सो 5c3 की वैल्यू आप फाइंड आउट कर ले, 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 मीनिंग 3 इंटू 2। सो 3 ये आपके पास कैंसिल, तो वैल्यू आपके पास आ गई 5 इंटू 2 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16, so 16 over 2 raised to the power 5. So how many families अगर आप यहाँ निकाल रहे हैं और अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई कर लें तो दिस इज 1 अपॉन 2। सो नंबर ऑफ फैमिलीज या हाउ मेनी फैमिलीज, तो टोटल फैमिलीज आपके पास 800 इंटू आपने प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर दी, और ये प्रोबेबिलिटी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आ गई 1 अपॉन 2 इंटू 800, दिस इज इक्वल्स टू 400 फैमिलीज। ये आपके पास इसके कॉरस्पॉन्डिंग आंसर आ गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा क्योंकि हर तरह का केस इसके अंदर लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेना, 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कैलकुलेट मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ डिस्क्रीट बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो आप पढ़ते हैं फॉर्मूला, ये आपको बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन px दिया है या pmf दिया है, वेयर p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, ये आप ऑलरेडी जानते हैं। ऑल्सो फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने इनके डायरेक्टली फॉर्मूले पढ़े थे। मीन आपके पास आता है np एंड जो वेरिएंस की वैल्यू आती है दिस इज इक्वल्स टू npq। ये हमारे पास बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने इसके डायरेक्टली लास्ट वीडियो में इसके फॉर्मूले पढ़े थे। ये क्वेश्चन आपका थर्ड यूनिट में भी है सेम, और यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रूव दैट मीन ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज np एंड वेरिएंस ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज npq, तब आप इसका यूज करके डायरेक्टली अपने आंसर दे सकते हैं। तो एक सिंगल क्वेश्चन आपका थर्ड यूनिट में भी है और फोर्थ यूनिट में भी है। फोर्थ यूनिट में आपका मीन और वेरिएंस का पार्ट है और थर्ड यूनिट का आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का पार्ट है। दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट दोनों में ही पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को ले रही हूँ यहाँ पर। तो देखिए हम अगर मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल लें तो हम उसकी हेल्प से मीन भी निकाल सकते हैं, वेरिएंस भी निकाल सकते हैं, तो हम अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का यूज करेंगे। तो किस तरह से हम यहाँ पर काम करेंगे, देखिए इसका सॉल्यूशन।
हमें पता है कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन हम किस तरह से लिखते हैं। मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जो आपके पास होता है, दिस इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स। ये आप मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन लेते हैं और एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज टू द पावर टी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू समेशन, क्योंकि डिस्क्रीट हम पढ़ रहे हैं, ई रेज टू द पावर टी एक्स इंटू पी एक्स। यहाँ पर जैसे लास्ट जिसमें रैंडम वेरिएबल पढ़ाया था उसमें भी आपको एक्सपेक्टेशन निकालना सिखाया था, तो और यही सेम टॉपिक मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का हमने थर्ड यूनिट में भी कवर किया है, तो हमने एज इट इज जस्ट फॉर्मूले यहाँ अप्लाई किए हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू एक्स की लिमिट ये स्टार्ट किया आपने 0 से, आपका जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स जाएंगे 0 टू इंफिनिटी, दिस इज सॉरी 0 टू इंफिनिटी में 0 टू एन लेते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स यहाँ पर एन रहते हैं। एंड ये आपने अप्लाई किया ई रेज टू द पावर टी एक्स, और पी एक्स की वैल्यू हमने पुट करी एन सी एक्स पी रेज टू द पावर एक्स क्यू रेज टू द पावर एन माइनस एक्स। लिमिट अप्लाई करते हैं। जैसे ही आप इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पर इस टर्म को, जो आपके पास ये टर्म है क्यू की वैल्यू को आप रिप्लेस कर सकते हैं। आप जानते हैं p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 0 टू n e रेज टू द पावर टी एक्स एन सी एक्स p रेज टू द पावर x 1 माइनस p रेज टू द पावर n माइनस x। सो दिस इज इक्वल्स टू समेशन एन सी एक्स, ये आपने यहाँ लिख दिया, e रेज टू द पावर टी एक्स और पी एक्स। e रेज टू द पावर टी एक्स, तो e रेज टू द पावर t और p रेज टू द पावर x, इनको मिलाकर आप लिख सकते हैं पावर x। तो ये जो दोनों टर्म है इसको मैंने कंबाइन किया, e रेज टू द पावर t इंटू p रेज टू द पावर x 1 माइनस p रेज टू द पावर n माइनस x। ये आपने यहाँ पर टर्म को कंबाइंड किया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो आपने लिखा है, तो इसके लिए कुछ बेसिक आपको बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन याद दिलाती हूँ, तो शायद आपको ये चीज़ समझ में आ जाए। देखिए बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन जब आप पढ़ते थे तो आप पढ़ते थे a प्लस बी रेज टू द पावर n। a और b कोई भी नंबर हो सकते हैं। देन फर्स्ट टर्म इज एन सी जीरो, a रेज टू द पावर n इंटू बी रेज टू द पावर 0 प्लस एन सी वन a रेज टू द पावर n माइनस 1 into b plus nc2 a raised to the power n minus 2 into b square up to so on ncn a raised to the power 0 b raised to the power n। ये बायनॉमियल एक्सपेंशन आप अप्लाई करते थे, और इस बायनॉमियल को जब आप अप्लाई करते हैं तो इन टर्म्स ऑफ समेशन आप लिख सकते हैं, दिस इज एन सी आर। अगर मैं इसे NCR में लिखूं, NCR b raised to the power r and a raised to the power n minus r where r equals to 0 to n। तो इन टर्म्स ऑफ समेशन आप इस तरह से बायनॉमियल को लिख सकते हैं। तो उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर भी यही फॉर्म बनती है, इसे 0 टू n ले लें। तो देखिए एक टर्म आपके पास दिस और एक टर्म आपके पास ये है। तो अगर आप इसे a प्लस बी के फॉर्म में देखना चाहें तो देखिए b रेज टू द पावर r कह रही हूँ, तो इसे b ले लीजिए और इसे a ले लीजिए, दिस इज। तो आप इसे किस तरह से लिख सकते हैं, p e रेज टू द पावर t प्लस 1 माइनस p और इसकी पावर ये आ गई होल पावर n। तो ये आपके पास बन गया बायनॉमियल एक्सपेंशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, दिस इज mxt। तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज p e रेज टू द पावर t और 1 माइनस p को आप q भी लिख सकते हैं रेज टू द पावर n। तो ये आई थिंक टोटल जो डिपेंड है वो बायनॉमियल एक्सपेंशन पर डिपेंड है, दिस इज मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब इस मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का यूज कर लीजिए मीन फाइंड आउट करने में और वेरिएंस फाइंड आउट करने में। तो चलिए मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर याद करिए, जो फोर्थ यूनिट का फर्स्ट लेक्चर था, म्यू इज मीन
and mean is expected value of x. और हम किस तरह से निकाल सकते हैं? अब क्योंकि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकाल चुके हैं तो उसका बेनिफिट लेते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज डी बाय डी टी ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। एक बार डिफ्रेंशिएट करो, देन टी की वैल्यू 0 पुट कर दो, आंसर मिल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं डी बाय डी टी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके पास है, दिस इज पी ई रेज टू द पावर टी, और क्यू की वैल्यू भी मैं 1 माइनस पी में पुट कर लेती हूँ। तो ये आपके पास बन गया होल पावर एन, और जो आंसर आएगा उसमें टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। तो चलिए डिफ्रेंशिएट करते हैं, सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है। दिस इज इक्वल्स टू, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो सबसे पहले चेन रूल अप्लाई करें, पावर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं एन पी ई रेज टू द पावर टी प्लस 1 माइनस पी रेज टू द पावर एन माइनस 1, और बाय यूजिंग चेन रूल अब इसका डेरिवेटिव आएगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो p तो कांस्टेंट रहेगा, e रेज टू द पावर t का e रेज टू द पावर t एंड t इक्वल्स टू 0, और इसमें t की वैल्यू 0 पुट करें तो आप जानते हैं कि ये बना आपके पास p e की पावर 0 1 माइनस p raised to the power n minus 1 p e raised to the power 0, and e raised to the power 0, e raised to the power 0 is 1. So answer is n p plus 1 minus p raised to the power n minus 1 into p. p से p कैंसिल, बचा 1, आंसर इज np। और यही हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि मीन for binomial distribution, binomial probability distribution is NP। और कहा था कि ये जो आपसे बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये सब आगे के लेक्चर में कनेक्टेड हैं। तो देखिए वही चीज हमने यहाँ पर इसका यूज भी किया। इसके बाद हमें निकालना है वेरिएंस। तो वेरिएंस हम किस तरह से निकालते हैं? वेरिएंस हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू, दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर, या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस, और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या है? ये तो मीन है, म्यू स्क्वायर, ये यूज करते हैं। अब मुझे निकालना है ई एक्स स्क्वायर। तो ई एक्स स्क्वायर निकालने के दो तरीके कल भी बताए थे आपको लास्ट वीडियो में, कि ई एक्स स्क्वायर अगर आप लिखते हैं तो ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप दो तरीके से पढ़े हैं, समेशन एक्स स्क्वायर इंटू प्रोबेबिलिटी, इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का यूज करके। तो मैं तो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का यहाँ यूज करके आपको बताने जा रही हूँ ई एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो इस बार मैं 2 बार डिफ्रेंशिएट करूंगी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन का, और जो आंसर आएगा उसमें हम टी की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। इस तरह से हमारे पास ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं, जिसमें हमें ये वैल्यू रखनी है, इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है लास्ट में। तो सबसे पहले ई एक्स स्क्वायर हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो चलिए ई एक्स स्क्वायर निकालते हैं। एक बार डिफरेंशिएट तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसका रिजल्ट हम पुट करते हैं। एक बार डेरिवेटिव करने के बाद जो हमें रिजल्ट मिला था, ये रिजल्ट हमारे पास था दिस रिजल्ट। इस रिजल्ट का यूज करते हैं, रिजल्ट को पुट करते हैं, क्योंकि एक बार तो हम ऑलरेडी डिफरेंशिएट कर चुके हैं। तो रिजल्ट हमारे पास था n p e raised to the power t plus 1 minus p raised to the power n minus 1 and p e raised to the power t। और इसको अगेन डिफरेंशिएट करके अगेन t इक्वल्स टू 0 पुट करने जा रहे हैं, आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हम कैसे करें, विद रिस्पेक्ट टू टी करना है, एन और पी का कोई रोल नहीं है, इसको मैंने बाहर किया दिस। अब डेरिवेटिव किसका रह गया? डेरिवेटिव आपके पास रह गया पी ई रेज टू द पावर टी प्लस 1 माइनस पी रेज टू द पावर एन माइनस 1 ई रेज टू द पावर टी का प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया। इसको आपने एक फंक्शन कंसिडर कर लिया और इसको आपने सेकंड फंक्शन कंसिडर करते हुए प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया।
तो चलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं. दिस इज इक्वल्स टू NP. फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल पावर फॉर्मूला n माइनस वन p e रेज टू द पावर t प्लस 1 माइनस p रेज टू द पावर n माइनस 2. चेन रूल लगाते हुए p e रेज टू द पावर t का डेरिवेटिव p e रेज टू द पावर t and second function as it is e raised to the power t. Now first function as it is p e raised to the power t plus 1 minus p whole power n minus 1. First function as it is लिखा. Second e की power t है तो e raised to the power t का e raised to the power t. और इस पूरे में पुट कर रहे हैं t equals to 0. तो देखिए क्या वैल्यू बनती है np. t equals to 0, n minus 1 p e raised to the power 0 is 1 plus 1 minus p raised to the power n minus 2 p e raised to the power 0 is 1 e raised to the power 0 is 1 plus p e raised to the power 0 is 1 1 minus p raised to the power n minus 1 and e raised to the power 0 is 1. तो देखिए p से p कैंसिल, ये p से p कैंसिल, रिमेनिंग पार्ट इज np. n माइनस 1 और ये बचा आपके पास ओनली 1, ये रह गया सिर्फ p और यहाँ से आपको मिला 1. तो यहाँ से अगर आप इसे सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये वैल्यू आ जाती है np माइनस का p प्लस का 1. दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर जो हमने रिक्वायर्ड थी. अब इसकी हेल्प से हम इजीली निकाल सकते हैं वेरिएंस. तो देखिए वेरिएंस की वैल्यू क्या होगी. सो वेरिएंस के लिए फॉर्मूला बताया एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर. एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इज np माइनस p प्लस 1 माइनस म्यू स्क्वायर, म्यू अभी हमने निकाला np और np का स्क्वायर n स्क्वायर p स्क्वायर. नाउ सिंप्लीफाई. n स्क्वायर p स्क्वायर माइनस का np स्क्वायर प्लस का np माइनस का n स्क्वायर p स्क्वायर. दिस इज कैंसिल आउट. np को कॉमन ले लीजिए. np आपने कॉमन ले लिया तो 1 माइनस p एंड 1 माइनस p इज q. दिस इज npq और यही हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था npq. So variance of binomial distribution is npq and mean is np. एग्जाम में प्रूफ करने के लिए ये 2018 में पूछा भी गया है और लास्ट ईयर के पेपर में मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन में आपको ये क्वेश्चन एज इट इज आया है लास्ट ईयर 2021 में कि फाइंड द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन फॉर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो आप एक ही क्वेश्चन की हेल्प से दोनों क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं. यूनिट 4 का पार्ट भी कर सकते हैं और यूनिट 5 का पार्ट भी कर सकते हैं. बस आपको बेसिक्स पता होने चाहिए. तो आई थिंक आपको ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया होगा. और फॉर ए प्रैक्टिस ये क्वेश्चन ज़रूर करिए. देखिए एक क्वेश्चन मैंने और डाला है, 800 फैमिलीज वाला ही क्वेश्चन डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन बायनॉमियल में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. और एक क्वेश्चन दिस. तो दोनों क्वेश्चन ट्राई करिए. आई थिंक आपको ये बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर हो गया होगा. थैंक यू सो मच.